दोस्तों पार्ट 101 के बाद स्वागत है आपका पार्ट 102 में। और आपने देखा होगा पार्ट 101 में कि हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे उनके बारे में हमने फिगर भी देखे हैं, डायग्राम और इमेज, ताकि आप आसानी से समझ पाएं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और कोई अगर ऑप्शंस आते हैं तो भी हम उसके बारे में जानते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन पेपर करेंगे वो जो पीछे क्वेश्चन करे थे उसके आगे से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चंस रह गए थे, और साथ ही साथ हम संपूर्ण हल करेंगे, चाहे वो साइंस आ जाए, मैथ आ जाए, रीजनिंग या फिर जीके क्यों ना आ जाए। ट्रिक से समझने वाले जो क्वेश्चन है उनको हम ट्रिक से भी समझेंगे। तो बहुत स्पेशल वीडियो सीरीज चल रही है ये। आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो बहुत सारी आपके क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो जाएंगे और बहुत सारे मेथड को भी आप जान पाएंगे। दोस्तों चैनल पे अब तक नया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेहतर तैयारी आपकी 2024 में एक सिलेक्शन आपको दिलाएगी, एक सीड आपकी पक्की हो जाएगी अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन 25 तक करवाए थे, इसके बाद हम 26 से उठा रहे हैं। तो यूनिक्स, एमएस डॉस, लिनक्स, इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो देखो यूनिक्स, एमएस डॉस, लिनक्स, ये सारे के सारे उदाहरण हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस जो होती है उसके सारे भाग हैं। पहला क्वेश्चन, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों कन्याकुमारी में स्थित है। जो विवेकानंद शिला स्मारक है बहुत सारे लोग इसको देखने भी जाते हैं। और ये कह सकते हो कि जो तीन सागर मिलते हैं ना, यहाँ पर तीनों सागर का जहां पर संगम होता है वहीं पर ये स्थित है। और समुद्र तट से ये तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है। अगर आप जाएंगे तो आप जानते होंगे विवेकानंद स्मारक शिला है, यानी कि विवेकानंद जी की वहां पर बहुत बड़ी मूर्ति बनी है। मैं यहाँ पर फोटो भी दिखाता हूँ आपको अभी। और विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था। आप याद रखेंगे 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं विवेकानंद शिला देखती कैसी है। देखिए मैंने फुल एचडी में यहाँ पर निकालने की कोशिश करी है, तो आप देख सकते हैं विवेकानंद स्मारक शिला कितना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, और ये समुद्र के बीच में स्थित है दोस्तों। 500 मीटर अंदर अगर आप जाएंगे ना किनारे से तो आपको ये स्मारक शिला महान देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये कलर अलग है, यहाँ पर कलर अलग है। तो अलग अलग जो समुद्र मिलते हैं वहां पर ये स्थित है। बहुत ही फेमस है, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जरूर जाना, एक बार जरूर देखना, ठीक है। कि आप यहाँ पर देखो अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो आदमी है ना कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं, देखो कितने छोटे छोटे से। तो आप अंदाजा लगाओ कि ये कितना बड़ा स्मारक होगा यहाँ से यहाँ लेकर के। तो अपने आप में यूनिक तो है ही। तो एक बार आप जरूर देखने जाना, और नहीं जा पा रहे तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, आपको दर्शन करा दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो सूचीबद्ध 4 अक्षर युग्मों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करिए। तो देखो यहाँ पर अगर आप ABCD में लिखता हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो C के बाद N आया है, तो C कहाँ पर है? तो C है ये। अब N कहाँ पर है? तो N है, देखो N स्थित है यहाँ पर, ये यहाँ पर स्थित है। अब काउंट करो जरा कितने का गैप हो रहा है। तो देखो यहाँ पर गैप हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनकी टोटल 10 का गैप है। अगला देखते हैं यहाँ पर। तो देखो अगला है इसमें BL। तो B कहाँ पर है? ये लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है यहाँ पर, ये B है। L कहाँ पर है? तो L देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला। अब कितने का गैप हो रहा है? तो पहले देखो कितने गैप हो रहा है, काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का है यहाँ पर, 10वां आ गया, जबकि 10 का गैप होना चाहिए था। वहीं अगर NY की बात करें दोस्तों, तो देखो N और Y के बीच का जो गैप है वो काउंट करते हैं। तो देखो एक यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पर भी 10 का गैप आ रहा है। वहीं LW के बीच में देखो L ये है और W है ये, तो इसके बीच का काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पर भी 10 का गैप है। यानी कि सब में 10 10 का गैप है, लेकिन BL के बीच में केवल 9 का गैप है। तो BL यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस 3 किसी तरह से संगत हैं, यानी कि एक जैसे 3 हैं और एक असंगत है, यानी कि इनमें से एक कोई अलग है। असंगत यानी कि अलग का हमें चयन करना है। तो देखो इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है 27। 27 का मतलब है 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। वहीं 125 का मतलब है 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 125 आएगा।
343 जो लिखा हुआ है, अगर आप 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 343 आएगा, लेकिन जो 81 लिखा है वो 81 9 का स्क्वायर होता है। तो देखो आप, सारे के सारे क्यूब हैं, लेकिन 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। इस वजह से इनमें सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 81 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू ने बराबर पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। यानी कि पी और क्यू जो हैं, दो लोग हैं, उन्होंने एक धंधा शुरू किया। पी 4 माह बाद उस व्यवसाय से बाहर निकल गया। भाई इसको डर लगा होगा कि कहीं घाटे में ना हो जाए, तो भाग गया 4 महीने बाद। यदि वर्ष के अंत में व्यवसाय में 6400 का लाभ हो गया, तो इसमें से पी का हिस्सा बताओ। तो देखो, एक है पी, दूसरा है क्यू। तो पी ने पैसे लगाए थे कितने, यहां पर हमें पता नहीं है। तो मान लिया हमने कि उसने जितने भी पैसे लगाए होंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, क्योंकि बराबर बराबर लगाए हैं तो इसको हम पूंजी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। 4 महीने के लिए लगाए तो आप 4 लिख लो। वहीं पर क्यू जो पूरे साल डटा रहा होगा, क्योंकि साल के अंत में व्यवसाय में लाभ हुआ ना, इसका मतलब 1 साल तो व्यवसाय चला होगा ना। 1 साल का मतलब 12, ठीक है, 12 महीने। आप काट दीजिए, 4 एक कम 4, 4 3 12, यानी कि 1 अनुपाते में 3 हो जाएगा। तो अगर जो लाभ हुआ है, हमारे हिसाब से लाभ हुआ है, तो पी को 1 रुपए मिलेगा और क्यू को मिलेगा 3 रुपए। टोटल लाभ हमारे हिसाब से 4 रुपए, क्वेश्चन के हिसाब से लाभ है 6400 रुपए, तो आप 6400 के बराबर कर दीजिए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, यानी कि 1600। बताना था पी का हिस्सा, तो पी को कितने मिलते हैं, एक हिस्सा, तो एक हिस्सा की वैल्यू कितनी है, 1600। तो बस ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आप जरा बताना कि क्यू का हिस्सा कितना होगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे। नीचे बताना कि क्यू का हिस्सा कितना होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण में n का मान ज्ञात करिए। तो n का मान बताना है, तो सबसे पहले आप इतने को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है 1/3 प्लस का 2/9, यहाँ बराबर है, तो इसको आप लिख दीजिए n प्लस का 1 और नीचे आएगा n प्लस का 5। तो देखो नीचे एलसीएम हो जाएगा 9, तो 3 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, और उस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा। प्लस 9 से 9 को भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और उस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा। बराबर में ये रहेगा n प्लस 1 और यहाँ पर n प्लस का 5 है, ये प्लस कर लीजिए, प्लस है। अब ये आएगा नीचे 3 2 5, तो 5/9 हो जाएगा, और यहाँ पर n प्लस का 1 और नीचे आएगा n प्लस का 5, ठीक है। अब देखो, आप ऑप्शन से उठाओ, अब आगे सॉल्व नहीं करना। मान लो कि मैं यहाँ पर अगर 3 रखता हूँ, तो n प्लस 3, n की जगह में 3, तो 3 1 4 हो जाएगा, और नीचे 3 और 5 आ जाएगा 8, तो 1/2 आएगा, जबकि हमें कितना चाहिए, 5/9। तो ये तो नहीं होने वाला ऑप्शन। अगर हम 1 रख के चेक करते हैं दोस्तों, चलो 1 मान लिया कि 1 रखते हैं, तो देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 5 यानी कि 6, तो 1/3 आएगा, जबकि हमें चाहिए 5/9, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही आप चेक कर लेना, मैं 4 को चेक करके बता देता हूँ। तो n की जगह पे 4 आएगा, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5। वहीं पर 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, तो 5/9 सही उत्तर हो जाएगा। कब, इसके बराबर कब हो रहा है, जब हम 4 रख रहे हैं n की जगह पे, तो n की रियल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य दोस्तों भारत नहीं है, जबकि थाईलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर, ये सारे के सारे आसियान के सदस्य हैं। आसियान में कुल सदस्य देश जो हैं वो हैं 10, कुल देश टोटल हैं 10। उनके नाम हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो 10 के 10 हैं। तो हो सकता है कि अगली बार पूछ लिया जाए, इसका संबंध भारत से था, इसलिए भारत वर्ड दे दिया है। हालांकि बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन भारत वर्ड जोड़ करके इसके इंपॉर्टेंट बना दिया है। दोस्तों जो आसियान है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 में, और इसमें दक्षिण पूर्व के जितने भी देश होते हैं उनका एक संगठन कह सकते हो, वो संगठन है, ठीक है। तो कुल देश कितने हैं, 10 हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। तो इसमें देखो सही उत्तर हो जाएगा इसका फेरवानी समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था इसका, ये हुआ था 1994 में। माफ कीजिएगा, शेरवानी नहीं, फेरवानी समिति है, इसका गठन हुआ था 1994 में। आगे बढ़ते हैं।
नई रोशनी योजना डैश की महिलाओं की सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। तो वो अल्पसंख्यक वर्ग की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए ये नई रोशनी योजना शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 2012 और 13 में, लेकिन बना तो दिया गया था 2012-13 में, लेकिन इसको जो पुरजोर जोर मिला है, थोड़ा हाईलाइट हुआ है, वो हुआ है 2022 और 23 में, इसलिए पूछ लिया गया है। ठीक है। और ये बनाया गया था महिला सशक्तिकरण के लिए, ताकि जो अल्पसंख्यक वर्ग की जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो सकें और अपने आप में कुछ काम हुनर सीख सकें, जिससे कि आप वो अपना गुजारा खुद चला सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। तो आप याद रखना 2022-23 में इसको रूप दिया गया था, हाईलाइट हुई थी 22-23 में, लेकिन बनाया गया था 2012 और 13 में। तो बनाया किसने था? तो देखो अल्पसंख्यक की बात हो रही है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है उसने ही इसको बनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था। तो ये प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों 1966 में प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसे निम्नांकित वेन आरेख यानी कि सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो सबसे अच्छे तरीके से, तो पहला ऑप्शन आप देखो, वर्ष, महीना और मौसम। तो वर्ष के अंदर महीना आता है और महीना के अंदर आता है तारीख या दिन, लेकिन मौसम नहीं आता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो, अपराधी, चोर, पुलिस, हम इस प्रकार से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल बने हैं तीनों बने हैं। मान लो कि एक बड़ा वाला सर्कल ये पूरा साल है और इसके अंदर महीना है और महीने के अंदर दिन, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर मौसम दिया है, तो हमें ये तो नहीं करना है। आगे देखो, अपराधी, चोर और जो पुलिस है, तो अपराधी, चोर, ये दोनों तो लगभग मिल रहे हैं ना एक दूसरे पर। तो एक सारे चोर अपराधी, ये सारे अपराधी चोर हों, जरूरी नहीं कि सब लोग चोरी करने वाले, जितने भी अपराधी हो सबने चोरी ही किया हो, अलग अलग अपराध हो सकता है, तो इसलिए ये भी गलत है। वहीं गेहूं, फसल और अनाज की अगर हम बात करते हैं तो ये ठीक है। जैसे मान लो ये हम कहते हैं कि पूरी की पूरी क्या है? फसल है। फसल के अंदर आता है अनाज और उस अनाज में से आता है एक गेहूं, उसकी एक वैरायटी होती है। तो बस सही उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। जबकि यहाँ पर डॉक्टर, नर्स, तो डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर सारे डॉक्टर नर्स नहीं और नर्स डॉक्टर अलग अलग हैं, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा केवल सही है, तीसरा वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? देखो, प्लेग की जब जांच करी गई थी तो सही ढंग से नहीं हो पाई थी, जिस वजह से पुलिस के कमिश्नर को उन्होंने गोली मार दी थी। तो वो कौन थे? दामोदर चापेकर जो हैं, इन्होंने मार दिया था। प्लेग जो बीमारी है दोस्तों, ये फैलती है यर्सीनिया पेस्टिस, यानी कि यर्सीनिया पेस्टिस एक जीवाणु होता है, इसकी वजह से वो फैलती है। और देखो, ये जो नाम पड़ा है, तो एलेक्जेंडर वर्सीनिया जो हैं उन्होंने इसके नामकरण करी थी और 1894 में इन्होंने इसको अलग किया था, नामकरण करा था। इसी नाम पर इनका नाम क्या पड़ गया? वर्सीनिया पेस्टिस, इस जीवाणु का नाम पड़ा है। इनके ही नाम पर जो वैज्ञानिक थे यर्सीनिया यर्सिन नाम के थे, एलेक्जेंडर यर्सिन उनका पूरा नाम था। इसमें समस्या ये हो जाती है दोस्तों कि फेफड़ों में सूजन आ जाती है, श्वास लेने में समस्या हो सकती है। और कारण क्या होता है कि जो संक्रमित पिस्सू होता है कोई, वो काट लेगा तो आप संक्रमित हो जाएंगे प्लेग से, या फिर संक्रमित कोई जानवर है उसको आप छू रहे हैं, या कोई छींक रहा है, खांस रहा है, उसके ड्रॉपलेट्स आप तक पहुंच रहे हैं सांस के माध्यम से, तो भी आप इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो ये सारे की सारी चीजें होती हैं। इसमें आपकी जो हाथ पैर की उंगलियां हैं वो काली पड़ सकती हैं और धीरे धीरे करके वो खराब भी हो सकती हैं, काम भी करना बंद कर सकती हैं। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, ये प्लेग होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है मुंबई में। ऑप्शन चौथा सही उत्तर हमारा हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1987 को हुई थी, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो मैं इसको दिखा देता हूं कहां पर है। देखो, ये है न्यूक्लियर पावर जिसकी बात कर रहे हैं। स्थापना 1 सितंबर 1987 को हुई थी, याद रखेंगे। और ये है पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर, जहां से न्यूक्लियर का उत्पादन होता है। तो देख सकते कितना बड़ा यहाँ पर डैम है और इससे एनर्जी का उत्पादन होता है, पानी गिराया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकताक झील, यानी कि लोकताक भी बोलते हैं, लोकटक भी बोलते हैं, किस राज्य में है? तो ये है मणिपुर में है, संबंधित है। और वहीं पर आप बताना कि एक झील है चिल्का झील, आपने नाम सुना होगा क्योंकि बहुत ही फेमस है चिल्का झील। तो किस राज्य में चिल्का झील है आप बताना। और ये
नेवी की ट्रेनिंग भी इसी पे होती है। तो कौन से राज्य में स्थित है चिल्का झील? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। जिसका आंसर सही होगा उसको हम पिन कर देंगे और उसका आंसर हाईलाइट हो जाएगा तो आप सबको दिख जाएगा। तो थोड़ा डिटेल से आप बता देना चिल्का झील कहाँ पर है, इसका एरिया कितना है। वहीं दोस्तों राजस्थान के आप बताओ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो आप बताना राजस्थान के सीएम इस वक्त प्रेजेंट टाइम पर कौन है। क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो हम उपयोग करते हैं यूरेनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92 होता है, यानी कि 92 होता है। वहीं आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है। और कोबाल्ट की बात करें तो 27 पे आता है, इसको CO से प्रदर्शित करते हैं। वहीं पर तांबा यानी कि Cu बोलते हैं, इसका होता है 29। तो एटॉमिक नंबर भी कई बार देखा होगा आपने कि डायरेक्ट पूछे गए थे, हालांकि एनटीपीसी में तो कम मिले थे देखने को, लेकिन ग्रुप डी में जरूर पूछे गए थे। कई बार कार्बन तक का पूछा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। तो आप एक बार बताने की कोशिश करो जरा कि कमेंट बॉक्स में कि कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है। क्वेश्चन है 144, 180 और 384 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले आप ऐसे लिख लो 144, 100। अब इसको देखो अगर आप काटेंगे तो 4 से काटता हूं, 4 से कट जाएगा क्या? तो 4 से कटेगा तो 4 3 12 होता है और 4 छंग 24 हो जाएगा। 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 पंच 20 और 4 छंग 24, 4 नहीं 36 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 छंग 24 यहाँ हो जाएगा। 3 से भी काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 दूनी, 3 एकम 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी में 6। अब आगे देखो फिर 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और ये 32 नहीं कटेगा, इसको आप ऐसे ही रखो। अब देखो ये कटेगा 4 से फिर से, लेकिन 4 से पूरा नहीं कट रहा, ठीक है। काटना चाहो तो आप काट दो। 4 एकम 4 और 4 5 नहीं कटेगा तो वही रहेगा, 4 8 32, 8 हो जाएगा। तो अब देखो 5 8 जो है वो 5 8 से ही कटेगा, तो आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। 4 3 12, 12 3 36, तो ये हो जाएगा 36 और गुणे में 4 और 8 पन 40, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 40। तो 4 छंग 24, 4 3 12, 2 14, 144 और गुणे में हो जाएगा 40। देखिए जीरो लगेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 एकम 4 1 5 यानी कि 5760 सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है 5760, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। को दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। देखो इस प्रकार से कंदरिया महादेव मंदिर है, तो आप देख सकते हैं ये दिखता है, कितना प्राचीन मंदिर है खजुराहो में। आप अगर आप में से कोई गया है तो आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग अब तक गए हैं और कितने लोग जाना चाहते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे। तो देख लो आप कितना प्राचीन मंदिर है। हालांकि ये फोटो है तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन रियल में जब आप जाके देखेंगे तो बहुत ही प्राचीन और बड़ा मंदिर है। अगला क्वेश्चन है 400 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद बढ़कर 441 हो जाएगी। यानी कि 400 रुपए हमने जमा करा तो 8% का ब्याज अगर मिलता है चक्रवृद्धि से, और वो 2 साल बाद 441 रुपए पूरा पैसा हो जाता है। था 400 हो गया 441, तो आर का मान ज्ञात करिए। तो देखो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल पी यानी कि प्रिंसिपल जो धनराशि होती है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर, और नीचे 100 में, और पावर एन यानी कि कह सकते हो कितने साल का है। तो अमाउंट कितना है, टोटल कितना हो गया है 441, तो ये हो गया 441। था कितना 400 रुपए। 1 प्लस आर हमें बताना है तो आर लिख दो, और कितने साल बाद 2 साल बाद तो 2 लिख दो। इसको नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 441 बटे में 400 बराबर में 1 प्लस आर बाई में 100 हो जाएगा, पावर में 2 करिए। तो ये 441 जो होता है दोस्तों वो होता है 21 का स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर, और नीचे होता है 20 का स्क्वायर 400, यानी कि 21 बटे 20। इसको थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो पावर से पावर कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 21 बटे में 20, ठीक है। बराबर में यहाँ पर बचेगा 1 प्लस आर बाई 100। इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा कितना 21 बटे में 20 माइनस का 1 आएगा, बराबर में बचेगा आर बटे में 100। तो ये इधर हो जाएगा तो 20 के 21 यानी कि 20, 21 में से 20 गया तो 1 आएगा, नीचे बटेगा 20 यानी कि 1 बटे में 20 हो जाएगा, बराबर में आर बटे में 100।
तो 20 से कम 20 पंचे, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर भेजेंगे तो आर की वैल्यू आ गई 5%। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%। नेक्स्ट है 248 और 868 का लघुत्तम समापवर्तक इतना दिया है 1736। तो इनमें से दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। तो हमारे पास फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, यानी कि पहली हमने x माना है दूसरी y, तो बराबर में होता है LCM इंटू HCF, ये फार्मूला होता है। पहली संख्या है 248 लिख दीजिए और दूसरी संख्या है 868, यहाँ पर ये दिया है, बराबर में LCM दिया है 1736 और मान लिया थोड़ी देर के लिए कि HCF जो है वो दिया होगा h, या कुछ भी आप XYZ कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं। अब आप इसको नीचे लाएंगे तो मैं डायरेक्ट ये वाला यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ इसमें, तो 1736 हो जाएगा, इसको आप काट लीजिए। ये कटेगा, अगर 248 को काटेंगे तो 7 बार में कटेगा और 7 से इसको काटेंगे यानी कि 868, ये इसको सही कर लीजिए थोड़ा, ये है 868 बट ये 18 एक नहीं है बटे में 7, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पर 7 एकम 7 बचेगा 2, तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा 7 चौक 28, यानी कि 124 आएगी h की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अशांत पुनरावर्ती दशमलव है। अशांत का मतलब है कि जो पॉइंट के बाद कटती ही चली जाएगी, पूरी तरह से नहीं कटेगी, आगे बढ़ता ही जाएगा, वो होता है अशांत पुनरावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो देखो पहले इसको देख लेते हैं, 7 बटे में 5 है, तो इसको हम अगर यहाँ पर करते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5 एकम, तो बचेगा यहाँ पर कितना 2, जो कि 5 से छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 को 20, 4 बार में कट गया, इसका मतलब आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि पूरा पूरा कट गया, तो ये तो अशांत नहीं है, ये तो शांत है। अब इसमें देखते हैं 100 वाला, तो नीचे लिखेंगे 100 बटे में 11, काटिए आप तो कितना बचेगा 11 निन्या 99, फिर एक बचेगा, फिर यहाँ पर छोटा है तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 0 बढ़ गया, फिर छोटा है तो फिर 0 लगाइए, फिर आएगा तो फिर 99, फिर ऐसे ही आता जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये कटेगा कभी नहीं, तो ये है ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमेशा कटता हुआ चला जा रहा है, लेकिन अगर हम इनको देखें, लास्ट वाले को भी मैं बता देता हूं आपको, तो देखो लास्ट वाले लिखा है 13, 13 बटे में 4, तो काटेंगे 4 एकम 4 तेई 12 हो जाएगा और एक बचेगा, यहाँ पर कट नहीं रहा है, छोटा पड़ रहा है, तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, ये हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 पूरा पूरा कट गया। वहीं अगर इसकी बात करें तो 3 बटे में 40 लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो 0 पॉइंट यहाँ 0 आएगा, ये कट जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो ऐसे करके आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 बच जाएगा, ये भी कट जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये नहीं कटेगा। तो बस सही उत्तर यही हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, विटामिन है, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, तो सारे हम जानते हैं। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है दोस्तों, ये होता है बी और सी, ये दो विटामिन ऐसे होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये दोनों के दोनों जल में घुलते हैं। तो यहाँ पर B1 दिया है तो ठीक है, उसको भी आप सही ही मानेंगे, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। जबकि वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन के, ई, डी और ए, के, ई, डी, ए, जितने भी ये होते हैं 4 विटामिन होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ तो पूछ लिया है जल में घुलनशील, लेकिन अगली बार अगर कभी आपसे वसा में पूछ ले तो आप गलत नहीं करोगे, इसको आप याद कर लो, कीड़ा नाम से याद कर लो कि कीड़ा वसा में घुल जाता है। तो विटामिन के, ई, डी और ए, ये 4 ऐसे विटामिन होते हैं जो कि वसा में घुल जाते हैं। अच्छा आप बताओ कि विटामिन सी जो होता है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है विटामिन सी का, यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया गया है, तो विटामिन सी का आप बताना सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है। वही मैं आपको बता देता हूँ, जो विटामिन डी होता है इसका स्रोत होता है मांस, मछली, अंडा, पनीर, केला। अगर आप इनमें से चीजें खाते हैं तो आप विटामिन भरपूर मात्रा में पा जाएंगे। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपकी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, वो कमजोर हो जाती हैं। वहीं पर विटामिन अगर हम ई की बात करते हैं तो विटामिन ई वनस्पति तेलों में पाया जाता है या फिर मेवा में पाया जाता है, काजू बादाम वगैरह खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, तो विटामिन ई आपको उसमें मिल जाएगा। यहीं पर अगर कमी हो जाती है आपकी विटामिन ए की तो मांसपेशियों में आपकी दर्द होगा, साथ ही साथ आंखों में झुंझुनाहट होने लगेगी, तो ये होता है विटामिन ई की कमी से। वहीं पर अगर हम बात करते हैं विटामिन बी की, तो विटामिन बी से क्या होता है,
इसकी कमी से दिल की धड़कन बढ़ सकती है या कम हो सकती है, बेरी-बेरी रोग हो सकता है, आपको थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है विटामिन बी की कमी से। अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अखरोट, बादाम, अंडा, दूध या फिर बिना पॉलिश वाला गेहूँ यानी कि जिसमें ऊपर जो पॉलिश लगी रहती है वो गेहूँ या फिर आप चावल खा सकते हैं। वहीं पर विटामिन ए की बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन ए का जो स्रोत होता है वो हरी पत्तियाँ वाली सब्जियाँ आप खा सकते हैं यानी कि हरी सब्जियाँ पत्तेदार, जैसे कि यहाँ पर हो गया पालक वगैरह, ठीक है? या फिर पीले फल आप खा सकते हैं। पीले फल का मतलब है जैसे आप केले, संतरे खा सकते हैं। वहीं पर पपीता अच्छा एक उसका उदाहरण भी है, तो पपीता भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अनाज खाते हैं तो भी आपको विटामिन ए की मात्रा मिल जाती है, लेकिन भरपूर मात्रा में आप पपीता वगैरह खाएँगे, हरी सब्जियाँ खाएँगे तो ही आपको विटामिन ए मिल पाएगा, ठीक है? उम्मीद है मैंने इन चारों के बारे में बता दिया है और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है कि विटामिन सी जो है वो कौन क्या खाने से हमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलेगी, आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इसमें से दी गई श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में अगले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा। अब देखो 29-25 आ गया है। 29-25 का मतलब क्या है कि यहाँ पर माइनस का 4 किया गया होगा। वहीं देखो 25 से 21 हो गया यानी कि माइनस 4 किया गया है। 21 से 17 हुआ माइनस का 4 यानी कि माइनस 4 हम कर रहे हैं। तो 13 में से अगर आप माइनस 4 करेंगे तो आप 13 में से 4 हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इसका मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगा 9 और नीचे डिवाइड पे जो आ जाएगा, तो देखो जब आप एग्जाम हॉल पे बैठे होंगे तो 9 ऊपर लिखा है, तो किसी भी ऑप्शन में इसमें और इसमें लिखा है तो आप ऊपर वाला तो समझ जाएंगे, लेकिन यूनिक होता अगर ऊपर एक ऑप्शन में केवल 9 होता, कहीं और 9 ना दिया होता तो आप यहीं से टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है तो इस वजह से हमें पूरा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ तो आ जाएगा 9, ये फिक्स हो गया। अब नीचे वाला देखते हैं कैसे आएगा। तो देखो सी के बाद एफ आया है, कैसे आया होगा, डी ई 2 का गैप है, वहीं पर एफ के बाद देखो जी एच 2 का गैप हो रहा है, वहीं आई के बाद जे के 2 का गैप, एल के बाद एम एन 2 का गैप, ओ के बाद देखो पी क्यू इनका गैप करके क्या आएगा आर, तो नीचे क्या आएगा आर आएगा, यानी कि 9 बटे में आर जहां पर होगा वो सही हो जाएगा, तो 9 बटे में आर आएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर है। देखो अगला है अंडर रूट 248 प्लस 51 प्लस 169 का मान बताना है। तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा इसको देखो आप अंडर रूट में, तो 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे में 13 लिख सकते हैं, और अंडर रूट है पेयर बना लेंगे तो बाहर आ जाएगा 13। इसका मतलब है कि इस पूरे को हम हटा करके, ये वाले को हटा करके यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 13, ठीक है। अब आगे देखो इस पे लिखा है 51, तो पूरा का पूरा यहाँ था ना ऐसे 51 प्लस करके, तो आप दोनों जोड़ दीजिए, 3 1 4 5 1 6 64। तो आप बताओ अंडर रूट 64 जो होता है वो किसका होता है, तो आप कहेंगे 8 का होता है। इस पूरे को हटाकर यहां से यहां तक ये तो आ गया हमारा 8, हो गया हमारा क्वेश्चन कैसे 248 प्लस का 8, ऐसे ही तो बना। अब आप जोड़ लीजिए 8 8 16, 8 8 16, 4 1 5 और यहाँ पर 256। तो 256 किसका होता है दोस्तों, तो ये होता है 16 का। 16 गुणे में 16 अगर आप करेंगे अंडर रूट में तो एक पेयर बन रहा है 16 का, तो बाहर निकाल लीजिए, तो 16 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर पहले में ही लिखा गया है। 15 का स्क्वायर अगर बात करें तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का होता है कितना 256, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर की ट्रिक भी बता दिया है, अगर आपको नहीं आता तो सेकेंडों में आप निकाल पाएंगे, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है आराम से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसकी भी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वर्ग निकालने की ट्रिक आप देख लेना, तो आपको परेशान नहीं होना है। एक बार अगर आपने देख लिया उस वीडियो को तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन कर लिए 50 तक के, और इसके बाद आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं 51 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट, यानी कि पार्ट नंबर 103 में कवर करेंगे। तो अगले पार्ट अगर आप 103 नंबर की पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, अगला पार्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इसके आगे के सारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे 51 से लेकर के आगे तक के। तो उम्मीद है आप जरूर देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर एक बार बताइएगा, कुछ सीखने को मिला हो, कोई हेल्पफुल लगा हो, कोई डाउट हो आपको बीच में वीडियो में, तो आप कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है चैनल पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप 2024 की वैकेंसी में
एक सीट आप अपनी पक्की कर पाएँ, क्योंकि आप जानते हैं वैकेंसी थोड़ा-सा कम है, तो इसलिए आपको स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। तो इस वजह से हम भी कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन से जो-जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको भी हम डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के ये जो हम जितने भी पार्ट्स करवाएँगे, अगर आप ये देख लेते हैं, तो आप खुद यकीन मानिए आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एक सीट पक्की करने में सक्षम हो पाएँगे। 2024 में आप सिलेक्शन पक्का ले पाएँगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए पार्ट में। कोई क्वेश्चन डाउट है कमेंट करिए, आपका रिप्लाई देंगे। जैसे हज़ारों लोगों ने कमेंट किया था, हमने सबका रिप्लाई दिया है। भले ही आपका कमेंट का जो रिप्लाई है कुछ देर बाद या अगले दिन मिले, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा लिया होगा। नहीं दबाया तो अब दबा लीजिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लास्ट तक देखते रहे, इसके लिए आप सभी का फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।